तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूं। आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब आप सभी को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए पेड पीडीएफ यानी कि पेड नोट्स को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जाइए और मैसेज करिए, वहां पर आपको सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग वहां से परचेस कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, उसका अंतर्गत जो हमारे पास यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम पहला लेक्चर लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि एमसीक्यूज पर हम बात करने वाले हैं। हम इस लेक्चर में कुछ प्रकार के एमसीक्यूज को देखेंगे, उनके आंसर के बारे में भी जानेंगे, साथ ही साथ हम यह भी समझेंगे कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक एक करते हुए सभी एमसीक्यूज पर बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से ही हम शुरुआत करेंगे। अगर हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, तो इसमें हमसे बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO, यानी कि हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं जो कि ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, तो हम एक एक करते हुए सभी ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए देखेंगे और सभी चीज़ों के बारे में जानना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को पहले यह बात क्लियर करना चाहता हूं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड हम हमेशा दो कंपाउंड्स के अंतर्गत ही देखेंगे या फिर दो या दो से अधिक कंपाउंड्स को हम कंपेयर करते हैं, ऐसे भी समझा जा सकता है। कहने का ये मतलब है कि हम यहां पर क्या करेंगे कि अगर हमारे पास CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे, यानी कि अगर हम कार्बन में इलेक्ट्रॉनों को देखते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो 8 और 6 हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां पर हम देखेंगे ये जो ऑप्शन में हमारे पास दिए गए हैं, जो कि हमारे पास आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो इनमें हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा आयन है या फिर मॉलिक्यूल है जिसमें भी टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स ही पाए जा रहे हैं। तो इन दोनों को हम कहेंगे कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, ठीक है, या फिर आयन भी कहा जा सकता है। तो टोटल हमें 14 इलेक्ट्रॉनों को काउंट करना है। तो सबसे पहले ही हम अपने पहले ऑप्शन से शुरुआत कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन पर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 और 7 अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे पास 6 6 12 और 1 13 ही होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि CN पर एक माइनस चार्ज भी लगा हुआ है। तो अगर एक माइनस चार्ज लगा हुआ है तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन और आएगा, यानी कि टोटल हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमने अभी देखा था कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं और CN माइनस के पास भी 14 इलेक्ट्रॉन हैं। इसलिए ये दोनों हमारे पास कंपाउंड या आयन क्या हैं, एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पहला ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, और सभी को आप काउंट करेंगे देंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अगर यहाँ पर N2 होता तब हो सकता है, क्योंकि 7 7 14 तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते तो वो इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाता, बट यहाँ पर N2 प्लस दिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि 13 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं बन पा रहा है। अगर हम ऑक्सीजन पर बात करते हैं तो 8 8 16 हो रहा है और दूसरे ऑप्शन में देखते हैं तो 15 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यह भी गलत ऑप्शन है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 8 8 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फॉर एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव द सेम, क्या सेम नहीं हो सकता, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स,
ठीक है, बराबर नहीं हो सकते। तो ये बराबर हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि कोई भी सेल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो एक सेल में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बराबर हो सकता है, सेम वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास पहला ऑप्शन रॉन्ग है। दूसरे ऑप्शन पर बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम हो सकता है, क्योंकि एक ही सब सेल में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह भी ऑप्शन गलत है। अगर हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो हम जानते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए दो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब दो इलेक्ट्रॉनों के लिए एक ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर पर, तो हम जानते हैं कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर वह एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो वह कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान रखना, एक ही ऑर्बिटल मैंने बोला है। ठीक है, अगर एक ही सबसेल की बात की जाए तो हो सकता है इक्वल हो जाए। तो इसलिए हमेशा यह बात बोला जाता है कि किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते, और अगर वह एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो। इसलिए हमारे पास यहां पर जो चौथा ऑप्शन है वह राइट आंसर है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का जो फोर्थ ऑप्शन है वह राइट आंसर है। अब बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरे क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन इनर्ट गैस। यहां पर क्या फोकस करना है कि इनर्ट गैस का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर चारों ऑप्शन में से हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम इनर्ट गैस पर बात कर रहे हैं, जिसे हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, तो ये जो गैसेस होते हैं ये हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, हम सभी जानते हैं। और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो आप लोग पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखे ही होंगे, तो वहाँ पर हमारे पास टोटल 6 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास छठा कॉलम होता है जिसे हम 18 ग्रुप कहते हैं, या फिर ग्रुप 18 हम कहते हैं, उसमें ही हमारे पास क्या होते हैं, सभी के सभी इनर्ट गैसेस प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले इनर्ट गैस पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हीलियम होता है, जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यही एक इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि नोबल गैस होने के साथ साथ इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान, यह एक पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए एक्सेप्शन भी है। ठीक है, तो अगर यहां पर हम 1s2 का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो यह केवल एक ही ऐसा एलिमेंट है जो कि यस ब्लॉक के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि यह इनर्ट गैस है। तो यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो इस ऑप्शन 1 में अगर बात किया जाए तो हमारे पास जो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो 3s2 हमारे पास मिल रहा है। तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि हमें पता है कि पी ब्लॉक के ही अंतर्गत हमारे पास इनर्ट गैसेस आते हैं। ठीक है, तो अब इस वजह से हम क्या करेंगे, अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो दूसरे ऑप्शन में भी अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर 3s1 मिल रहा है, तो इसलिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। तो यह भी ऑप्शन गलत हो गया। यानी कि तीनों ऑप्शन जब गलत हो गया तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा, बट हम चेकआउट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया एंड 3p6 हो गया। और 3p6 होने की वजह से यहाँ पर यह कौन सा हमारे पास बन जाएगा, या ऑर्गन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यह 4th नंबर का ऑप्शन जो है वह राइट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बात करते हैं अपने चौथे नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है द एलिमेंट हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस इज। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट का क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया गया है, और पूछा जा रहा है कि क्या यह मेटलॉइड होगा, या फिर मेटल होगा, या फिर नॉन मेटल होगा, या फिर इनर्ट गैस होगा। कौन सा ऐसा ऑप्शन है यह बताना है हमें यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाए, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर फोकस करिए। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमसे बोला जा रहा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यानी कि यह एस ग्रुप का या एस ब्लॉक का यह एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, और एस ब्लॉक के एलिमेंट में अगर बात किया जाए तो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 आता है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 में हमारे पास वो एलिमेंट्स आते हैं जिसका हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी S1 पर एंड होता है या शुरू होता है, ऐसे भी कहा जा सकता है। और हमारे पास दूसरे ग्रुप में वो एलिमेंट आते हैं जो NS2 से एंड होते हैं।
ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो यह NaH2 से एंड हो रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कली मेटल्स, और जो दूसरे ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। यानी कि ये दोनों ही हमारे पास क्या होंगे, मेटल्स होंगे। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक हो रहे हैं NaH2 के लिए तो यह क्या कहलाएगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में मेटलॉइड दिया गया है, ऑप्शन गलत है। नॉन मेटल दिया गया है, गलत है। इनर्ट गैस गलत है। तो यानी कि यह मेटल ही ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन। अगर यहाँ पर मेटल के बजाय यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला होता तो यहाँ पर वह ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो इसलिए चौथे क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं अपने 5वें नंबर के क्वेश्चन पर। और 5वें क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर हमसे क्या बात पूछा जा रहा है, हमसे यह पूछा जा रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट का कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन चारों ऑप्शन में दिया गया है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए सुटेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो इस पर हमें बात करना है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट हम किसे कहते हैं ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ट्रांजिशन एलिमेंट हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम बात कर रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, तो इसमें जो भी हमारे पास लास्ट सेल होगा उसमें हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पर ही बात करेंगे। इट मीन्स दैट कि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो हमारे पास डी ब्लॉक में आना चाहिए, ठीक है। तब जाकर हमारे पास वह करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और वो डी ब्लॉक के लिए ही होगा, ठीक है। तो चलिए पहले ऑप्शन से ही हम शुरुआत करते हैं। अगर इसमें हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1s2 दिया गया है, 2s2 दिया गया है, 2p6 दिया गया है, 3s2 दिया गया है, 3p6 दिया गया है, देन हमारे पास 3d10 दिया गया है, 4s2 एंड 4p6 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात यह क्लियर हो रही है कि हमारे पास यह जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है ये हमारे पास किसी रूल के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है। यानी कि ऑफ बाउ रूल हो गया, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, n+l रूल हो गया, इन सभी रूल के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है। तो हमें पहले उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना पड़ेगा, देन हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आएगा सबसे पहले 1s2 हम जानते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास आता है 2s2, उसके बाद हमारे पास आता है 2p6, ठीक है, 2p6 एंड उसके बाद हमारे पास आता है 3s2, 3p6 एंड फिर उसके बाद आता है हमारे पास 4s2 एंड हमारे पास आता है फिर उसके बाद हमारे पास 3d10 हो जाएगा एंड हमारे पास हो जाएगा 4p6, ठीक है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है वो किस में हुआ है, पी में हुआ है, पी ब्लॉक में हुआ है। इस वजह से यह जो हमारे पास पहला ऑप्शन है वह करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यह पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पर। तो दूसरे ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है 1s2, तो यानी कि ये हमारे पास लिखा है, 2s2 दिया गया है, 2p6 दिया गया है, 3s2 दिया गया है, 3p6 दिया गया है, 4 और 3d10 दिया गया है, 4s2 दिया गया है एंड 4p1 दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम दूसरे ऑप्शन को इसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वह भी कहाँ पर आ रहा है, पी ब्लॉक में ही आ रहा है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। यानी कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि यह पी ब्लॉक का एलिमेंट बन रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे ऑप्शन पर। तो अगर हम तीसरे ऑप्शन में ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर दिया गया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड हमारे पास 3d2 दिया गया है एंड 4s2 दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास 4p इसमें नहीं है तो मैं इसे इरेज कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो 1s2 दिया गया है, जो मैंने ऊपर लिखा है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं अपने तीसरे ऑप्शन से, ठीक है, क्योंकि यह इसका एक रूल है जिस रूल के अकॉर्डिंग मैं इलेक्ट्रॉनों को फिल कर रहा हूँ, ठीक है।
तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 भी हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 भी हो गया, 4s2 भी हो जा रहा है और 3d2 दिया गया है। तो इस वजह से जो मैं यहाँ पर 10 लिखा हूँ यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2। और इस प्रकार अगर हम देख रहे हैं कि हम अपने जब नियम के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग हम अपने इलेक्ट्रॉनों को फिल किए हैं तो हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वह डी ऑर्बिटल में पाया जा रहा है। ठीक है, इस वजह से यह डी ब्लॉक एलिमेंट होगा और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। इसलिए हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वह करेक्ट आंसर होगा। तो 5th नंबर के क्वेश्चन का 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं अपने 6 नंबर के क्वेश्चन पर। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है द क्वांटम नंबर व्हिच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस हाँ काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में ज़रूर बनने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि दी क्वांटम नंबर, ऐसा कौन सा क्वांटम नंबर है जो पोजीशन और एनर्जी, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, तो उसे हम कहते हैं कि वह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसलिए हमारे पास ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ओके, अब चलिए बात करते हैं अपने 7th नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है दी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Ni2+, जिसका एटॉमिक नंबर दे दिया गया है 28 इज। ठीक है, यहां पर ध्यान देना क्या बातें बोली गई हैं, समझना इस बात को। यहां पर यह बातें बोली जा रही हैं कि हमारे पास निकिल दिया गया है। ठीक है, और निकिल का एटॉमिक नंबर जो होता है वह 28 होता है और इसमें हमसे यह बात पूछा जा रहा है कि अगर निकिल पर 2+ चार्ज लगा हुआ है तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इस बात के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 2 होंगे या फिर 8 होंगे या फिर 10 होंगे। ठीक है, तो ये बातें आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर दिया गया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर उसे हमें क्लियर करना है तो हम कैसे करेंगे, आइए बात करते हैं और इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आपको निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पर 28 होता है। ठीक है, तो अगर हम निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ऑर्गन से हम लिख सकते हैं। वैसे आप ऑर्गन को भी, मतलब ये ऑर्गन हम जानते हैं ना कि हम अपने इनर्ट गैसेस को या फिर नोबल गैसेस को हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस के तौर पर हम उस पूरे पीरियड में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो निकिल होगा वह क्या होगा, ऑर्गन के अकॉर्डिंग ही होगा। तो इसलिए ऑर्गन हो गया और उसके बाद हमारे पास आता है 3d6। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर 28 है तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3d8 हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 4s2। ठीक है, यही हमारे पास होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो निकिल है इस पर हमारे पास 2+ चार्ज है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, हमारे पास जो लास्ट सेल है उसी से ही तो निकलेंगे। ठीक है, तो 4s2 हमारे पास, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो इस प्रकार हमारे पास क्या बच रहा है, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्गन मिल रहा है और उसके बाद हमारे पास 3d8 मिल रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि हमारे पास d ऑर्बिटल में, ठीक है, d सब सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हमारे पास इसमें 5 सब सेल होते हैं, यानी कि ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम बात करते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 8 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कमी है, यानी कि 2 ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट भी हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो 7th नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन 2। ठीक है, इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर इज 2। ओके, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहां पर क्या बातें पूछी जा रही हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर बोला जा रहा है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स। फोकस करना, यहां पर क्या बोला जा रहा है, डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पूछा जा रहा है। ठीक है,
जिसका और एक एलिमेंट दिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 29 दिया गया है। तो 29 नंबर का जो हमारे पास एलिमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉपर कहते हैं। 28 हमारे पास निकिल होता है। तो अगर हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसको भी हम ऑर्गन की सहायता से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास 29 होता है, तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन के कैटेगरी में आता है। वैसे एक्सेप्शन ना कहते हुए हम इसको अगर रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का फिलअप होता है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है, आप सभी बच्चों को पता ही होगा। इसी वजह से यह क्वेश्चन आप सभी के सामने पुट भी किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 3d10 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, 4s1 मिलेगा, ठीक है। जबकि इससे पहले हम 4s2 को ही रखते हैं और उसके बाद हमारे पास d में जितने इलेक्ट्रॉन्स बचे रहते हैं उनको भर देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर कॉपर में बदल जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे यह बात पूछा जा रहा है कि d ऑर्बिटल में, और इसका ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, यानी कि इसको हम एक्साइटेड स्टेट में कंपेयर नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखना, यस ऑर्बिटल में नहीं पूछा जा रहा है कि इसमें यस ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर ना तो पूरे एलिमेंट पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये फोकस करना है क्योंकि एग्जाम में कई बार यहाँ पर गलती हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही आप गलती करेंगे आप तुरंत ही टिक मारेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ठीक है, इसलिए दूसरे ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे और उसके बाद यह क्वेश्चन हो जाएगा गलत। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो हमारे पास डी ऑर्बिटल में पूछा जा रहा है और डी ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 ही हो सकते हैं और यहाँ पर 10 ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल इज 0, इसलिए हमारे पास तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं अपने 9th नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहां पर ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि ये चारों ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, ये बात हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कॉपर क्रिस्टल को साइड में रखिए। यहां पर हम शुरुआत करते हैं कॉपर से, Cu+ से, ठीक है। तो अगर हम Cu+ से बात कर रहे हैं तो अभी हमने देखा कि कॉपर में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है ऑर्गन और यहाँ पर हमारे पास है 3d10 एंड है हमारे पास 4s1, ठीक है। तो अगर प्लस चार्ज लगा हुआ है कॉपर पर तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बाहर हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर हो जाएगा तो फोर्थ सेल भी हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारे पास 3d10 प्रेजेंट है। तो 3d10 जब प्रेजेंट है यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन अगर पेयर है तो यह डायामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार यह हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं H2 गैस पर, तो H2 गैस तो हम जानते हैं कि यह डायामैग्नेटिक ऑलरेडी होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं, पेयर बन जाते हैं और इस वजह से यह क्या होता है, डायामैग्नेटिक की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन अगर हम Cu2+ पर बात कर रहे हैं तो Cu2+ के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आर्गन हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 3d10 हो जाएगा एंड 4s1 होगा, ठीक है। तो 4s1 तो पहले गायब होगा क्योंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल से निकलेगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो 10 है उसकी जहाँ पर आ जाएगा 9, यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर हो चुका है, ठीक है। तो इस वजह से यह पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करेगा, इसलिए हमारे पास तीसरा ऑप्शन जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ पर हमसे क्या बात पूछी जा रही है, यहाँ पर हमसे यह बात पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो सीरियम है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास दे दिया गया है 58, ठीक है, ओके। तो इसमें यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इज एन एलिमेंट ऑफ, अच्छा ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर यह बात पूछा जा रहा है कि यह किस ब्लॉक का एलिमेंट है, क्या यह S ब्लॉक का एलिमेंट है, P ब्लॉक का एलिमेंट है, D ब्लॉक का एलिमेंट है या F ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। बट अगर आपको डायरेक्ट ये बात पता होगा कि हमारे पास जो F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं लैंथेनम के बाद, ठीक है। और लैंथेनम हमारे पास जो होता है वह D ब्लॉक का एलिमेंट होता है, उसके बाद हमारे पास आता है सीरियम
और सीरियम जो होता है वह एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास लैंथेनम का जो एटॉमिक नंबर होता है वह 57 होता है, और 57 के बाद के जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट के कैटेगरी में आते हैं। इसलिए हमारे पास जो सीरियम है वह क्या हो जाएगा, हमारे पास एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू, ठीक है, मैंने बोला था ना कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हमने देखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वह पोजीशन और साइज के बारे में बताता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्वांटम नंबर अगर हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है तब वह किस चीज़ के बारे में बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइज ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, एंड स्पिन पर अगर हम बात करते हैं तब तो यह स्पिन क्वांटम नंबर ही बताता है। ठीक है, और शेप पर अगर हम बात करते हैं तो यह तो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, कि वह कौन से शेप का होगा, क्या वह स्फेरिकल होगा, डंबल होगा या डबल डंबल होगा या फिर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये तो हमारे पास क्या बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वह ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का जो थर्ड ऑप्शन है वह राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रूबिडियम। ठीक है, यहां पर हमारे पास रूबिडियम दिया गया है। ठीक है, और रूबिडियम पर अगर हम बात करते हैं तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पर तो ऑलरेडी दे दिया गया है, 37 होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इसको हम क्रिप्टॉन की सहायता से लिखेंगे, क्योंकि क्रिप्टॉन अगर हम क्रिप्टॉन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो यह हमारे पास किस में आ जाएगा, यह हमारे पास आ जाएगा 5th पीरियड में। ठीक है, और यह जब 5th पीरियड में आएगा तो यहाँ पर हमारे पास यह जो रूबिडियम होता है वह किस कैटेगरी में आता है, यह एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है और यह पहले ग्रुप में आता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 5s1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें पता कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला ऑप्शन पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये 4-4 पेयर के रूप में हमारे पास क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट होगा वह उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताएगा, जो दूसरा पॉइंट होगा वह उसके एंगुलर क्वांटम नंबर के बारे में बताएगा, जो तीसरा पॉइंट होगा उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बताएगा, और जो चौथा ऑप्शन होगा वह उसके स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास n का वैल्यू यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 5 होगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास पहला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, बट हमारे पास चौथा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो पहले इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हमने लिखा है 5s1 और यस के लिए हम जानते हैं हमारे पास यल का जो वैल्यू होता है वह होता है 0। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास अगर बात किया जाए तो हमारे पास पहला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। दूसरा ऑप्शन पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास यल का वैल्यू 0 होना चाहिए, बट यहाँ पर 1 दिया गया है तो यानी कि दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है, और तीसरा ऑप्शन भी हमारे पास 1 दिया गया है तो यह भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बट हम इसको और भी फर्दर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर यल का वैल्यू 0 है तो यम का वैल्यू यल पर ही डिपेंड करता है, प्लस माइनस यल के बराबर होता है, तो यानी कि यहाँ पर यल का वैल्यू 0 है तो यम का वैल्यू भी 0 होगा, यानी कि हमारे पास पहला ऑप्शन करेक्ट होता नज़र में आ रहा है। और हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए हमारे पास यस का जो वैल्यू हो सकता है वह या तो प्लस हाफ हो सकता है या तो माइनस हाफ हो सकता है। ठीक है, बट हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम प्लस हाफ से प्रेफर करते हैं और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम माइनस हाफ से प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये तो बातें आप सभी को पता ही हैं। बट अगर दोनों ही ऑप्शन होते प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है, तो मैं तो कहता कि दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, बट यहाँ पर हमें MCQs करना है, ना कि मल्टी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हमें नहीं करना है। ठीक है, MSQ तो करना नहीं है, तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया, अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा यूनिट फर्स्ट है उसके सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारे पास और भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, बट हम इस लेक्चर के द्वारा
यह मैं आप सभी से बात करना चाहता था कि क्या और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियोज आप सभी को चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि और भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आप सभी से डिस्कस करूं, साथ ही साथ हर एक यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करना पसंद करूंगा, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आपके एग्जाम सब्जेक्टिव पैटर्न पर हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मैं उनके लिए भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, हम आप सभी के लिए बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेड नोट्स को भी लॉन्च कर दिए हैं। तो अगर आप हमारे पेड नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं, तो दिए हुए स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी टीम इन्फॉर्म कर देगी कि आप हमारे पेड नोट्स को कैसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक बात का खास ध्यान रखिएगा, हम ऑलरेडी इन चैप्टर्स पर लेक्चर्स को प्रोवाइड कर चुके हैं। तो अगर आप उन लेक्चर्स को देखेंगे तो आप अपनी तैयारी को सबसे बेहतर बना सकते हैं। तो अभी जाइए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चेकआउट करिए। आपको बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री के मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेंगे, उसमें हर एक चैप्टर के लेक्चर्स को प्रोवाइड किया गया है। तो उन्हें ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को सबसे बेहतर बनाइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट करिएगा। और कमेंट करके अपने फीडबैक को शेयर करिएगा, कैसे लेक्चर्स चाहिए ये भी बताइएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। कि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, बट अब आप सभी के तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए हमने पेड नोट्स को भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप उन पेड नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, जो कि आप सभी को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वहां पर आपको हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा।